अच्छा जी, अब आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि नॉइज किसे कहते हैं? जिसको पता हो वो हाथ खड़ा करे जस्ट। अच्छा जी, वन बाय वन आते हैं, हम एक एक की डेफिनेशन को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, वेलकम। पहले आप बताएंगे? नहीं, पहले हम पूछेंगे सिकंदर से। सिकंदर समंदर की मौजों के अंदर, कलंदर के अंदर हजारों समंदर, ठीक है? अच्छा जी, सिकंदर बताइए किसको कहते हैं नॉइज? वो तो उर्दू में कहते हैं ना। तारीफ क्या है इसकी? अच्छा, इसीलिए आपने हैंड रेज किया है? अच्छा, जोहेब बताइए आप। सर, शोर को कहते हैं ये जो होता है गाड़ियों का शोर, हेलीकॉप्टर वगैरह का शोर, हम जो क्लास में बैठ के शोर करते हैं इसे भी शोर ही कहते हैं। शाबाश। लेकिन ये तो आप इसकी टाइप्स बता रहे हैं ना, दिस इज नॉट डेफिनेशन। तारीफ, हमको तारीफ चाहिए भैया। सर, शोर जो हमारे कान थक जाते हैं सर, जो हमें परेशान। शाबाश, क्लैप करें बच्चे के लिए। शाबाश, बहुत अच्छा। बस सुनो, क्लैप्स 3 सेकंड्स तक होती है, बस इससे ज्यादा नहीं, यानी क्लैप्स ही करते रहेंगे आप लोग। अच्छा, सिट डाउन प्लीज बोथ ऑफ यू। आप बता सकते हैं इसके अलावा कुछ इसकी तारीफ में, डेफिनेशन में? अच्छा, एनीवन एल्स और बताना चाहे? जस्ट रेज योर हैंड्स एंड देन आई विल पॉइंट टू यू एंड यू कैन स्पीक। किसी को डेफिनेशन के बारे में पता हो, कोई अपनी डेफिनेशन बताना चाहे कि शोर किसे कहते हैं? साइंटिस्ट बैठे हुए ना सारे आप लोग। क्यों, साइंस नहीं पढ़ते आप लोग? तो क्या बनना है? अदीब बनना है, शायर बनना है? फरमाइए। हैंड रेज किया आपने, क्या है बताइए? नाम क्या है आपका बेटा? अब्दुल समद। अब्दुल समद नहीं, अब्दुल समद। ये पीछे किसकी आवाज आ रही है? सर्दी है तो कोई भी ऐसी आवाज जिससे डिस्टर्ब हो या हमारे दरमियान डिस्टर्बेंस पैदा हो, उसे नॉइज कहते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे, क्लैप करें इनके लिए जी। अच्छा, गुड। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? किसी को मालूम नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, ये तो होगी ना एक आम सी तारीफ, लेकिन साइंटिस्ट कभी इस तरह की तारीफ नहीं बयान करता। ये मैंने अपनी क्लास को भी पढ़ाया है चैप्टर, लेकिन उनको इस तरह नहीं पढ़ाया, इसलिए कि वो साइंस पढ़ने वाले नहीं बैठे हुए यहाँ पर। आपको स्पेशल पढ़ा रहा हूँ मैं ये चैप्टर इस तरह से कि आपके जहन में साइंटिफिक क्वेश्चंस आए और उनकी डेफिनेशन भी। तो मैं आपकी क्लास को ये सवाल साइंटिफिक अंदाज में समझाना भी चाह रहा हूँ और उसका जवाब भी आपसे चाहता हूँ। देखो, एक होती है रफ्तार। रफ्तार को अंग्रेजी में स्पीड भी कहते हैं, वेलोसिटी भी कहते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि साइंस में स्पीड का लफ्ज नहीं चलता, साइंस में वेलोसिटी होती है, अगरचे दोनों होती क्या हैं? स्पीड्स हैं। इसलिए साइंस में हम आम डेफिनेशन को कबूल नहीं करते जब तक उसके सारे के सारे पैरामीटर्स डिफाइन ना हो, उसमें आने वाले तमाम यूनिट्स एंड मैग्नीट्यूड्स का तयन या डिटर्मिनेशन ना हो कि इसमें असल में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो शोर असल में साउंड है। क्या है? साउंड है। ऑडिटरी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, यानी अकूस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अकूस्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि आवाज़ जो है वो कैसे पैदा होती है, कब पैदा होती है, उसका प्रोडक्शन, उसका रिसेप्शन, उसको रिसीव करना, फिर उसकी कॉग्निशन समझी कैसे जाती है। तो अगर अकूस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? अकूस्टिक। तो जो आवाज आप सुन के भी सुन ना पाए, यानी समझ ना पाए, वो क्या हुआ? यानी इतनी ऊंची है। अब आवाज की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होती है ना साइंस में। अच्छा, आवाज की बेटा जी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे लाउडनेस होगी, जैसे आवाज की पिच होगी साउंड की, ठीक है, जैसे इसकी मॉड्यूलेशन होगी, जैसे इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। और आवाज जो होती है वो एक एयर क्या है? एयर, हवा, एक फ्लूइड है। फ्लूइड किसे कहते हैं?
हर वो चीज़ जो फ्लो करती है वो ब्लो करती है, फ्लूइड है। तो ये आवाज़ असल में शामिल हो जाती है एयर में, ये भी एक फ्लूइड है, ठीक है, ब्लो भी करती है, फ्लो भी करती है। ये आवाज़ हवा में शामिल होके, आप में से किस बच्चे ने कंजर्वेशन ऑफ मैस पढ़ा हुआ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पढ़ा हुआ है ना सबने? क्या मतलब है इसका? कि मैस कभी फना नहीं होता। यानी एक पेज है, इसका मैस है, इसको जला दोगे आग बन जाएगी, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, बीच में राख रह जाएगी, यानी दो उसकी सूरत बन गई। ये ऑल टुगेदर फना नहीं हो सकता। ऐसे ही आवाज़ें जो हैं ये भी एनर्जी की टाइप है। आवाज़ें वाइब्रेशन से पैदा होती हैं। दुनिया में कोई आवाज़ भी ऐसी नहीं है कि जो वाइब्रेशन के बगैर पैदा हो जाए, इल्ला माशाल्लाह कि अगर ज़मीर की आवाज़ अंदर से आ जाए तो वो वाइब्रेशन के बगैर पैदा होती है, उसको कान नहीं सुन सकते। समझ आ रही है? तो ये असल में अदब का मौजू है, साइंस का नहीं है। तो साइंस में तो हर वो आवाज़ का लाएगी कि जो वाइब्रेशन से पैदा होती है। आपके गले में ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, आपका साउंड बॉक्स जो होता है, ठीक है ना, तो नरखरा, इससे आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं। आप बोलते हो यहाँ पे हाथ रखें ज़रा, तो यहाँ से आपको वाइब्रेशन फील होगी, ऐसा ही होता है ना। ऐसे ही स्पीकर्स जब बजते हैं तो उनके ऊपर कभी हाथ रखा है, वो भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो ये आवाज़ जब एयर में शामिल होती है, ये आवाज़ एयर में शामिल होती है तो छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में आगे जा रही होती है एक एम्पलीट्यूड के तहत, ठीक है। एम्पलीट्यूड में इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? साइकिल्स पर मिनट या पर सेकेंड्स, कितने हर्ट्स की है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्स, ठीक है, HERTZ पढ़ा हुआ है ना। तो आवाज़ जो है, अगर अकूस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो बेहंगम हो, बेतरतीब हो, इतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम हो जाए या पिच हो जाए या लाउडनेस हो जाए या एम्पलीट्यूड हो जाए कि वो समझ भी ना आए और इंसान के लिए मेंटल डिस्टर्बेंस का बायस बने। अब मैंने इसमें मुख्तलिफ साइंटिफिक वर्ड्स यूज़ किए हैं। अकूस्टिक का वर्ड मैंने यूज़ किया है, एम्पलीट्यूड का वर्ड मैंने यूज़ किया है, पिच का वर्ड यूज़ किया है, लाउडनेस का वर्ड यूज़ किया है, पैकेट्स का और फ्लो और ब्लो का वर्ड यूज़ किया है, और क्या यूज़ किया है मैंने जी? वाइब्रेशन का लफ्ज़ मैंने, फ्रीक्वेंसी और हर्ट्स का वर्ड यूज़ किया है। सर जो लोग तेज बोलते हैं उनकी बात नहीं समझ में आती। जो तेज़ बोलते हैं उनकी बातें समझ में नहीं आती, वो शोर नहीं होता, वो लाजमी नहीं है कि शोर ही हो, वो तो आपके कॉग्निशन का मसला है ना। कॉग्निशन मतलब कॉग्निटिव डोमेन होती है आपकी माइंड की ना, मुख्तलिफ डोमेन्स होती है। एक होती है आपकी कॉग्निटिव डोमेन, एक होती है आपकी इफेक्टिव डोमेन, एक होती है आपकी साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। ये खैर एक अलग मौजू है, लेकिन कॉग्निटिव डोमेन का मतलब ये होता है कि आपकी वो डोमेन, वो हिस्सा ज़हन का जो बातों को समझता है सुन के, तो ये उसका मसला होता है ना कि आवाज़ का। मिसाल के तौर पर मैं जिस स्पीड से बोल रहा हूँ, इससे 3 गुना ज़्यादा स्पीड से बोलना शुरू हो जाऊँ तो आपको समझ नहीं आएगी, तो आपको नहीं आ रही तो आपका मसला है ना। समझ आ रही है? ऐसे ही शोर अगर कोई शख्स करता है, लोग करते हैं, या किसी और मीडियम से आ रहा है, तो वो तो आ रहा है, लेकिन उसका असर किस पे होता है? हम पे होता है, हम इंसानों पे। लेकिन साइंटिफिकली एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़। बाज़ औक़ात हमारे लिए जो शोर होता है वो जानवरों के लिए नहीं होता, और बाज़ औक़ात जो शोर जानवरों के लिए होता है हमें वो सुनाई नहीं देता। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि मिसाल के तौर पर इंसानी कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ों को सुन सकता है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी, इसका एम्पलीट्यूड, ठीक, इसकी मॉड्यूलेशन। आपने बचपन में या अब कभी रेडियो सुना है किसी ने? उस पे एक लिखा होता है FM, एक होता है AM। FM सुना है, AM आपने नहीं सुना होगा। FM का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, AM का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये दोनों आवाज की किस्में हैं, ठीक है, मॉड्यूलेशन से। और ये दोनों अल्फाज जो हैं, बल्कि तीनों अल्फाज, मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड,
ये आवाज की प्रॉपर्टीज है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स हैं आवाज के, समझ आ रही है, कितने साइकिल्स हैं। अब इसकी बुनियाद पर फ्रीक्वेंसी का तयन होता है, यानी मर्दों की आवाज जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी पिच 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 किसको कहते हैं? आवाज की मोटाई को। आवाज की मोटाई जितनी ज्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और आवाज की मोटाई जितनी कम होगी यानी पतली हो जाएगी आवाज औरतों की या बच्चों की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी या पिच भी ज्यादा हो जाएगी। तो 20 हर्ट्ज की आवाज जो होती है वो मोटी और भारी आवाज होती है। मिसाल के तौर पर सामने वाले पहाड़ पे एक धमाका होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी। ऐसे ही सीटी बजाते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी ज्यादा होगी? तो इंसान जब बोलता है ना तो 250 से लेकर 2000 की फ्रीक्वेंसी तक बोलता है। 250 से लेकर 2000 डेसिबल्स की, ठीक है। डेसिबल्स तो खैर एक अलग चीज है। डेसिबल का मतलब, अच्छा डेसिबल भी एक यूनिट है साइंटिफिकली आवाज का, आवाज को मेजर करने का। आवाज के किस पहलू को मेजर करने का? यानी फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का हर्ट्ज हो गया ना। आवाज की लाउडनेस को, यानी आवाज कितनी ऊंची है, उसको मेजर करने के लिए, पैमाइश करने के लिए क्या होता है? डेसिबल्स। तो आमतौर पे शहरों में मुख्तलिफ कंट्रीज के मुख्तलिफ रिकमेंडेड डेसिबल्स हैं, यानी स्टेट ने या रियासत ने तय किया होता है कि इस शहर में या इस मुल्क में इतना शोर काबिल कबूल है, वरना लोगों की सेहत पर मुज़र असरात मुरतब होना शुरू हो जाएंगे। 85, 80, 70 इस तरह से, यानी 70 डेसिबल तक रिकमेंडेड नॉइज है। ऐसे ही आप जब बस में जा रहे होते हैं तो 80 to 85 का शोर आ रहा होता है बस का। किसी फैक्ट्री में चले जाएं जहाँ पे मशीनरी वर्क हो रहा है, जहाँ पे ज्यादा आवाजें आ रही हैं, वहाँ पे 110 का 105 का शोर हो रहा है, यानी 105 डेसिबल्स का। लेकिन यही डेसिबल्स अगर 120 या 120 को क्रॉस कर जाएं तो इसको कहते हैं पेन थ्रेशोल्ड। क्या कहते हैं इसको? पेन थ्रेशोल्ड। यानी वो हद आ गई है कि जहां पे आके आपके कानों में और सर में दर्द होना शुरू हो जाए। इसको कहते हैं पेन थ्रेशोल्ड। इस पेन थ्रेशोल्ड का ताल्लुक मुख्तलिफ पहलुओं से होता है, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो ये है कि आपने कितनी ऊंची आवाज में वॉल्यूम सुना और कितने पास से सुना। दूसरे ये कि कितनी देर तक सुना। और तीसरे ये कि जो शोर करने वाली चीजें हैं, लोग हैं या मशीनरी है, उनकी तादाद कितनी थी। यानी साइंटिस्ट ने जब ये देखा कि जब एक शोर करने वाली मशीन है उसका डेसिबल्स जो है वो 90 है, उसी तरह की दूसरी मशीन भी रख दी जाए तो क्या 90 + 90 180 हो जाएगा? तो उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि नहीं, दो चीजें जब मिलती हैं तो वो डेसिबल उनका दोनों का मिलाकर 93 होता है। समझ आ रही है? 93। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर दो मशीनों का डेसिबल उसमें डिफरेंस आ जाए 15 का, कितने डेसिबल का? 15 डेसिबल्स तक का, तो फिर मैक्सिमम डेसिबल जितना होगा ना उतना ही शोर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। यानी एक मशीन शोर पैदा कर रही है, दोनों साथ रखी हुई हैं, 90 डेसिबल्स का, दूसरी मशीन शोर कर रही है 75 का, तो बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 15 का, 15 का। लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हैं कि दोनों में फर्क है ना। ऐसा नहीं है कि 90 में आप 75 को प्लस करेंगे, नहीं, 90 है मैक्सिमम शोर आ रहा है, उतना ही है डेसिबल। एक को बंद कर दो दूसरे का उतना ही होगा। एक को बंद कर देंगे तो देखा जाएगा किसको आपने बंद किया है। यानी 75 वाली को बंद करेंगे तो वो चलती रहे तब भी 90 रहेगा, बंद हो जाए तब भी 90। लेकिन अगर आप 90 वाली को बंद कर देंगे तो 75 रह जाएगी। समझ आ रही है? ये असल में डिफरेंस होता है साइंटिफिकली। तो शोर, अब मैं आता हूं इस पहलू की तरफ कि शोर असल में किसकी टाइप है। ये पोल्यूशन की टाइप है, पता है ना, नॉइज पोल्यूशन में आती है ये चीज। यानी एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। ऐसे ही आप फिजा में देखें तो हम CFC ज्यादा यूज कर रहे हैं आजकल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो गैसेस होती हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं, पता है ना इस बारे में, जिससे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पैदा होती है। इसलिए कि ये गैसेस क्या करती हैं, अपने अंदर हीट को स्टोर कर लेती हैं। ये गैसेस अपने अंदर हीट को स्टोर कर लेती हैं और ओजोन की जो लेयर है उसको भी डिप्लीट कर देती है, उसको भी
तोड़ती रहती हैं। तो जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं, रेडियो एक्टिव रेज, ये ज़मीन तक पहुंच जाती हैं सूरज की, और कैंसर और इस तरह की मुख्तलिफ बीमारियां लगती हैं। और फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है तो एनर्जी, हीट ज़्यादा स्टोर हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग उसके नतीजे में ज़्यादा हो जाती है। यानी ये अंदाज़ा लगाया गया कि 0.1% के हिसाब से ये बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग। समझ आ रही है बातों की या मुश्किल है? यस सर। अब साइंस के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ना, इसलिए आपको ये बातें बता रहा हूँ, वरना ना बताता आपको। आप में से कोई बच्चा नॉइज को डिफाइन कर सकता है? नॉइज कहते किसे? हाथ खड़ा करें जिसको पता है। नहीं नहीं, शोर तो है, शोर की तारीफ क्या है नॉइज की? हाथ खड़ा करें जिसको पता है। देखो नॉइज तो हो गया ना शोर, लेकिन नॉइज की डेफिनेशन क्या है? वो तो मानी है ना उसका उर्दू में, फ्रेंच में कुछ और मानी होगा, चाइनीज में कुछ और मानी होगा, लेकिन जब आप मानी बताते हैं तो मानी की तारीफ भी होती है ना। यानी नॉइज तो शोर है। अच्छा, शोर की तारीफ क्या है या नॉइज की तारीफ क्या है? डेफिनेशन क्या है नॉइज की? ये एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो आप सोचते हैं पता नहीं ये बहुत बड़ी कोई क़यामत बर्पा होगी हमारे ऊपर। ओ खुदा के बंदो, बिल्कुल फ्रीली जवाब दे दिया करो। गलत आता है जहन में कुछ तब भी बता दिया करो, इससे क्या क़यामत वाक़ई होगी? आपको अगर किसी सवाल का जवाब नहीं भी आता, कुछ भी जहन में आता है, बोल दो हाथ खड़ा करके, बस सीधी सी बात है। यानी शोर किसे कहते हैं? हम में से हर एक को पता है किसको शोर कहते हैं, हर एक को पता है किसको शोर कहते हैं। उसको अल्फाज में बयान किया जाए या ना बयान किया जाए, पता है ना सबको। तो जो भी ज़हन में आ रहा है बता दे, क्या आ रहा है फरूख? हाँ, ये भी जवाब भी ठीक है। बहुत सी आवाज़ें जब मिल जाती हैं बेहंगम सी तो वो शोर होता है। और कोई बताना चाहेगा? शाबाश, हसीब के लिए क्लैप करो यार। ऊंची आवाज भी शोर होती है, शाबाश, ये जवाब भी ठीक है। ठीक है, ये जवाब भी ठीक है, उनका जवाब भी ठीक है। और गाड़ियों का शोर भी नॉइजी होता है, ये जवाब भी ठीक है। अब देखो ना, ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, आम सी बात है। आप लोग ऐसे ही डरते रहते। आप बताएं, आप अगर 9th और मैट्रिक में भी बोलना नहीं सीखेंगे तो फिर कहां पे? फैक्ट्रीज में जो मशीन्स या मशीनरी वर्क होता है वो भी नॉइज पैदा करता है। सिट डाउन, शाबाश। आप बताएं, अरसल बता रहे कुछ। सेहत पर असर पड़ना और चीज़ है। हम अभी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, आपने सही फरमाया है, लेकिन इस वक्त हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। ये राइट, सेहत पर बुरा असर पड़ता है, उस बाद में आएंगे उस तरफ। फरमाइए जी। खेलते हैं तो भी हम शोर करते हैं, शाबाश फैजान, ठीक है बैठ जाए। अमार, ट्रेन का भी शोर होता है जी, वो भी शोर ही में आता है। ये आप टाइप्स बता रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, आप सही जवाब दे रहे हैं सारे, लेकिन एक चीज याद रखना, हम लोग अमूमन रोजमर्रा की डिस्कशंस में, बहस व मुबाहिस में भी असल मौजू से डाइग्रेस कर जाते हैं। डाइग्रेस कर जाते हैं मतलब हट जाते हैं। जब भी किसी बात पर गुफ्तगू की जाती है तो उसके पैरामीटर्स को डिफाइन करना चाहिए कि किन पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए आपने, किन हुदूद व क़यूद के अंदर रहते हुए आपने बात करनी है। मिसाल के तौर पर मैंने पूछा ना डेफिनेशन क्या है, अब आप डेफिनेशन नहीं बता रहे, आप टाइप्स बता रहे। समझ आ रही है? जैसे अरसल ने बताया ना कि उसका एक असर होता है सेहत पे, तो वो टाइप्स नहीं है, वो इफेक्ट है, असर है। तो हर चीज को ना उसके हुदूद व क़यूद में रख के देखा जाता है, उसके पैरामीटर्स के अंदर, उसकी बाउंड्रीज, उसकी लिमिटेशंस के अंदर रख के देखा जाता है। स्पेशली एजुकेशन के मौजू पर जब भी किसी चीज पे आप बहस कर रहे हैं। तो नॉइज की डेफिनेशन और को बताना चाहेगा जी आप में से? ट्राई करें डेफिनेशन।
नहीं मालूम, ट्राई भी नहीं कर सकते, जहन में ही नहीं आ रहा। चले मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे कि मैं अक्सर आपको बताया करता हूं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है ना कि वो असल मौजू से हट जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जिस चीज को वो सही समझ रहा होता है उसको एन हकीकत, अल्टीमेट रियलिटी, ट्रुथ और एक यूनिवर्सल रियलिटी और ट्रुथ बना के पेश करता है। ये इंसान का सबसे बड़ा फॉल्ट है, बदकिस्मती है। क्यों? क्योंकि दुनिया की हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती, यानी यस और नो में, 0 और 1 में, जैसे बाइनरी डिजिट्स होते हैं ना ऑन एंड ऑफ के कंप्यूटर में, दुनिया में हर चीज ऐसे नहीं होती, कुछ ग्रे एरियाज भी होते हैं। और वो ग्रे एरियाज बेटा जी 1 2 नहीं होते, सैकड़ों में होते। लाजिम नहीं है कि दुनिया की हर बात या तो सच होगी या झूठ होगी, सही होगी या गलत होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, हक होगी या बातिल होगी। कुछ चीजें मुबाहियात का दर्जा भी रखती हैं, जायज में भी कैटेगरीज आती हैं, नाजायज में भी कैटेगरीज आती हैं, हलाल में भी कैटेगरीज आती हैं, हराम में भी कैटेगरीज आती हैं। आप अपने हदीस सुनी होगी कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्तरखान पे गो पेश की गई, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने उसको खा लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नहीं खाया, हजरत खालिद बिन वलीद ने खा लिया। तो है ये जायज, हलाल, लेकिन उसमें भी फिर इंसान खुद से सब्जेक्टिव अप्रोच अपनाते हुए, क्या अपनाते हुए? सब्जेक्टिव अप्रोच, मौजूई मनहज अपनाते हुए उसको इख्तियार करता है या उसकी तरदीद करता है, रद्द करता है उसको। अब मैं समझाता हूं ये सब्जेक्टिव अप्रोच या मौजूई मनहज किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर 2 बच्चे आमने सामने खड़े हैं, बीच में 6 लिखा हुआ है, तो एक ने लाजमी तौर पर उसको 6 कहना है, दूसरे ने लाजमी तौर पर उसको 9 कहना है। इसलिए कि आप 6 वाले को नहीं मजबूर कर सकते कि 9 इसको कहो, इसलिए कि उसको 6 नजर आ रहा है। 9 वाले को नहीं मजबूर कर सकते कि वो 6 के, इसलिए कि उसको 9 नजर आ रहा है। समझ आ रही है? तो ये होता है सब्जेक्टिव मुताला। सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? मैं और आप सब्जेक्ट होते हैं, कोई काम करने वाला जिसके बारे में कलाम किया जा रहा है। समझ आ रही है? अ पर्सन हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट और डज सम एक्शन इज अ सब्जेक्ट। मैं और आप होते हैं सब्जेक्ट। इसलिए जब भी किसी चीज की डेफिनेशन की जाती है तो देख लेना चाहिए कि क्या वो डेफिनेशन सारी दुनिया के लोगों के लिए एक ही है या हर सब्जेक्ट के लिए मुख्तलिफ है। जैसे 6 और 9 की आपके सामने एग्जाम्पल है। समझ आ रही है? ऐसे ही अगर 2 घर आपस में जुड़े हुए, एक की दीवार दूसरे की दीवार से जुड़ी हुई है और दरवाजे ऑपोजिट साइड पे हैं, एक शख्स की तरफ अगर मगरिब दरवाजे वाली साइड पे है और वो उधर मुड़ के नमाज पढ़ता है, तो दूसरा दरवाजे की तरफ मुड़ना चाहिए, दीवार की तरफ? दीवार की तरफ मुड़ना चाहिए ना। लाजिम नहीं है कि दोनों दरवाजे ही की तरफ मुड़े, इसलिए कि डायरेक्शंस दरवाजों की चेंज है, दीवारों की चेंज है, लेकिन वो डायरेक्शन जो कि आलमगीर है, यूनिवर्सल है, वो एक ही है, सेम ही है। मेरी बात समझ आ रही है? इसको कहते हैं महल का तनव्वु। महल मतलब जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं उसमें वेरिएशन, उसमें इख्तलाफ। तो नॉइज, इसकी एक डेफिनेशन तो वह है आलमगीरी डेफिनेशन, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पर दुनिया का हर इंसान जिसको शोर समझता है वो शोर होता है। दुनिया का हर इंसान जिसको शोर समझता है वो शोर होता है। लेकिन हम जानते हैं कि इंसानी कान की एक फ्रीक्वेंसी होती है सुनने की आवाज़ों को। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? साइकिल्स पर मिनट। यानी मैं अभी आपके सामने जो बात कर रहा हूं वो पैकेट्स की सूरत में, एयर फ्लूइड की सूरत में आपके साथ। एयर भी एक फ्लूइड है। मेरी बात समझ आ रही है? एयर भी एक फ्लूइड है जो ब्लो कर सकता है, जो फ्लो कर सकता है, फ्लूइड है। तो ये पैकेट्स की सूरत में आपके कानों तक पहुंच रही है। और हम में से हर एक जानता है कि रोशनी की रफ्तार से या लाइट की स्पीड से रिलेटिवली या कदरे या निस्बतन आवाज़ की स्पीड या रफ्तार या साउंड स्पीड या वेलोसिटी डिफरेंट होती है और कम होती है। समझ आ रही है? तो इसमें इसको मापने का जो आला होता है
या जो मापने का यूनिट होता है, आवाज को मापने का जो यूनिट होता है वो होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। तो इंसानी कान 20 हर्ट्ज या साइकिल्स से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। ना 20 हर्ट्ज से कम सुन सकता है, ना 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। और हम आम तौर पे जो बात कर रहे होते हैं वो 250 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यानी मर्दों की आवाज की पिच, उस दिन भी मैंने आपको बताया था, कम होती है। औरतों और बच्चों की आवाज की पिच ज्यादा होती है। और ये मुख्तलिफ पैमाने हैं आवाज को जांचने परखने के, फटकने के, जैसे लाउडनेस हो गया, पिच हो गया, वॉल्यूम हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, ये सब इसके पैमाने हैं। तो हमारे इर्द गिर्द, हमारे माहौल में जो नॉइज होता है, जो शोर होता है, उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन का पता चल गया ना। मैंने डेफिनेशन के बारे में आपको क्यों बताया? इसलिए कि ये फ्रीक्वेंसी के एतबार से इंसान के हवाले से शोर हो सकता है, लेकिन अगर 20 हर्ट्ज से कम भी आवाज होगी और बेहंगम होगी तो वो किसी और मखलूक के लिए या उस कान के लिए जो इंसानी कान नहीं सुन सकता, शोर हो सकता है। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की आवाज, मिसाल के तौर पर कुत्ते जो होते हैं, डॉग्स, ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की आवाज सुन लेते हैं। साइलेंट विसल जिसको कहते हैं ना, अगर सीटी की फ्रीक्वेंसी इतनी पतली हो जाए, पिच इतनी पतली हो जाए कि इंसानी कान उसको ना सुन सके, उसको हम साइलेंट विसल कहते हैं, लेकिन कुत्ता उसको सुन लेता है। जैसे ही वो बजाएंगे इंसानी कान उसको नहीं सुन पाएगा, कुत्ता दूर से दौड़ता हुआ आएगा। ये अल्लाह ताला की शान है, उसके कान में अल्लाह ताला ने, यानी हमारे कान में क्या कॉकलिया होता है ना, कॉकलिया के अंदर फिर हेयर और हेयर फॉलिकल्स होते हैं जो ईयर ड्रम का काम करते हैं। ईयर ड्रम में आपकी ये वाइब्रेशंस होती हैं जिसकी मदद से फिर आवाज़ पैदा होती है। कभी आपने स्पीकर के ऊपर हाथ रख के देखा है जब वो बज रहा होता है, उसमें वाइब्रेशंस हो रही होती है। दुनिया की हर आवाज़ वाइब्रेशन के बगैर पैदा ही नहीं हो सकती। आपके गले में ये जो नखरा होता है, ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये वोकल कॉर्ड्स भी आपस में थरथराते हैं तब आवाज़ पैदा होती है। यानी ये थरथराएं अगर ना, वाइब्रेट ना करें, वाइब्रेशन इनमें पैदा ना हो तो आवाज़ पैदा नहीं हो सकती। तो ये होगी डेफिनेशन, और ये हो गया आवाज़ का वेरिएशन। और डेफिनेशन इसकी फिजिक्स में भी कोई अल्टीमेट डेफिनेशन नहीं की गई। यानी इसमें अकूस्टिक नॉइज में ये लिखा हुआ है, या ऑडिटोरी नॉइज में, कि ऐसी आवाज़ें जो एक सब्जेक्ट को, यानी एक इंसान को बेहंगम लगे, अनऑर्गेनाइज लगे, मेलोडियस ना हो, उनमें कोई तरतीब ना पाई जाती हो वो, और सबसे अहम बात कि जो जहनी डिस्टर्बेंस और इज़्तिराब का बायस बने, वो क्या होता है? नॉइज। तो ये तो इसकी तरतीब के हवाले से शोर की तारीफ होगी ना। उधर लाउडनेस के हवाले से, यानी डेसिबल्स में आम तौर पे कहा जाता है कि 80 to 85 या 70 मुख्तलिफ सिटीज़ में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में नॉइज़ का जो रिकमेंडेड लेवल है, जो स्टेट ने या रियासत ने तय किया हुआ होता है, या जो साइंटिस्ट ने तय किया होता है, वो मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी फैक्ट्री में चले जाएं जहाँ पे मशीन, जैसे बच्चे ने, अरसल ने बताया कि मशीनरी होती है, तो उसका नॉइज़ होता है, तो उसमें 105 से 110 डेसिबल्स तक की नॉइज़ होती है। और 120 से लेकर 140 तक की अगर आपको नॉइज़ सुनने को मिलती है, ये शोर सुनने को मिलता है, तो उसको कहते हैं पेन थ्रेशोल्ड। क्या कहते हैं उसको? पेन थ्रेशोल्ड। उसमें आपके जो कान के पर्दे होते हैं, ये जो ईयर ड्रम होता है, वो डैमेज हो सकता है। अच्छा, कान का पर्दा डैमेज होने की कई वजूहत होती हैं। कोई चोट भी लग सकती है, कोई सानिया भी पेश आ सकता है, और लगातार आवाज़ का इस्तेमाल, शोर का इस्तेमाल, यानी अगर 2-3 घंटे तक आप 120 की आवाज़ से, 120 डेसिबल के रेशो से आप किसी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो ऐन मुमकिन है कि टेम्पररी या फिर लॉन्ग टर्म डेफनेस हो जाए आपको, या वक्ती तौर पर, या हमेशा हमेशा के लिए आप बहरे हो जाएं, डोरे हो जाएं। ये जो म्यूजिशियंस होते हैं और सिंगर्स होते हैं, आमतौर पे जो ये करते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं, यहाँ पे 4-4, 5-5 घंटे इनको लगातार करना पड़ता है, और स्पीकर्स बड़े वहाँ पे मौजूद होते हैं जिनके वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों को, जो म्यूजिशियंस होते हैं, ये जो सिंगर्स होते हैं, ये खुद बताते हैं कि हमें टेम्पररी डेफनेस भी हो जाती है।
यानी आर्जी बहरे भी हो जाते हैं वो। तो ये इंसानी कान अगर बहुत ऊंचे धमाके को सुनता है, जैसे बैंग की आवाज होती है, बैंग, बहुत ऊंची आवाज आए तो इंसान बहरा हो जाता है। और बहुत ऊंची ना हो, 100 या 110 या 120 की थ्रेशोल्ड में हो, पेन थ्रेशोल्ड जिसको कहते हैं, 120 से भी ज्यादा, और 1 घंटे तक या 1.5 घंटे तक आप सुनते रहे तो फिर तो लाजमी तौर पर आप बहरे हो ही जाते हैं। इसीलिए ये जो लाउड नॉइज होता है, ये जो लोग माइंस में या कानों में काम करते हैं, या ये जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इनके बहरे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या वो लोग जो म्यूज़िक सुनते हैं बहुत ऊंची आवाज़ों में, या स्पीकर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे हमारे बच्चे हैंड्स फ्री जब कानों में लगाते हैं तो फुल वॉल्यूम में, ये चीज़ आपके जल्द बहरा होने का बायस बनती है, जल्द बहरा होने। ये बात समझ आ रही है? जितना आपका वॉल्यूम होता है मोबाइल का या लैपटॉप का या कंप्यूटर का, उसमें 20 to 30% इंक्रीज किया करो, मैक्सिमम 20 to 30%। डेफिनेशन क्लियर होगी? टाइप्स इसकी क्या है? म्यूजिक हो गया, बेहंगम आवाजें होगी, गाड़ियों का शोर हो गया, ट्रेन्स का शोर हो गया, मशीनरी का शोर हो गया। अच्छा, कोई मजमा है तो वहां पे लोग बेहंगम आवाजें पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो ये इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है, जैसे अरसल ने कहा। इंसानी इसका ये इफेक्ट होता है कि इंसान के मेंटल डिसऑर्डर्स का बायस बनता है, इंसान के लिए मेंटल डिसऑर्डर्स का बायस बनता है। अच्छा, हैवानों के लिए बड़ा खतरनाक होता है, उनकी पॉपुलेशन के लिए, उनकी मेटिंग में डिस्टर्बेंस पैदा करता है, उनका प्रे पकड़ने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए मसाइल पैदा करता है। और जंगलात में हैवानात की, हत्ता के हशरातुल अर्ज जिनको इंसेक्ट्स कहते हैं, उन पर भी ये शोर असरअंदाज होता है। यही वजह है कि इस शोर की वजह से, आबादी में बढ़ोतरी की वजह से, पॉपुलेशन जिस तरह मशरूम ग्रोथ हो रही है दुनिया में, आज 7.7 यानी आप कह सकते हैं कि 7.8 अरब की आबादी हो चुकी है, 7.8 अरब की। यानी सन 1800 में यही आबादी 1 बिलियन थी, 1950 में यह आबादी 2 बिलियन होगी, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 3 बिलियन, 4 बिलियन, फिर 25 साल के अरसे में, फिर 13 साल के अरसे में 1 बिलियन के हिसाब से बढ़ी यही आबादी। और कहा जाता है कि 2050 तक, कहा जा रहा है कि 2050 तक यही आबादी 10 अरब की हो जाएगी, 10 अरब तक आबादी पहुंच जाएगी। तो जितनी आबादी बढ़ रही है, इंसानों के मसाइल भी बढ़ रहे हैं, मौके जहाँ पे पैदा हो रहे हैं वहाँ पे मसाइल भी बढ़ रहे हैं, और जानवरों के लिए भी, हशरातुल अर्ज के लिए भी, परिंदों के लिए भी नुकसान हो रहा है। हमारी इकोलॉजी, हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम भी डिस्टर्ब हो रहा है उसे। तो इसका ये इफेक्ट हो गया कि ये आपके मेंटल डिसऑर्डर्स का बायस बनता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके कान बड़े नाजुक होते हैं। अगर कहीं कोई बच्चा हो ऐसी जगह पे जहाँ पे शोर हो रहा है तो हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाती है, मूड स्विंगिंग का शिकार हो जाते हैं लोग, यानी उनके मूड्स बदलते रहते हैं, एकदम गुस्सा आ जाता है, एकदम मूड बदल जाता है जहाँ पे शोर होता है। समझ आ रही है? इंसान जो कि सुकून चाहता है। एक बीमारी होती है मिसोफोनिया। मिसोफोनिया बीमारी वो होती है जो आमतौर पे 12 से 13 साल की उम्र में जाहिर होती है, और किसी भी शख्स को हो सकती है। मिसोफोनिया का मतलब ये होता है कि बाज़ लोगों को बाज़ आवाज़ों से एलर्जी होती है। वो जैसे ही उस आवाज़ को सुनते हैं तो फ़ौरन से फाइट और फ्लाइट का रिवार्ड सिस्टम अंदर से पैदा हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, इंसान के बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं। दुनिया में कोई भी हम काम करते हैं ना तो वह हार्मोन्स ही की वजह से होता है। पसंद नापसंद, अच्छाई और बुराई का फैसला करना, किसी की हुस्न का, कुबा का फैसला करना, ये सब हार्मोन्स की वजह से होता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो मिसोफोनिया का मतलब ये है कि आप कुछ आवाज़ों से डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसी लफ्ज़ को अगर ढीले ढाले अंदाज में बयान किया जाए, अगरचे मिसोफोनिया तो नहीं होता, लेकिन आपके टीचर्स मिसोफोनिया का शिकार होते हैं। आपके टीचर्स मिसोफोनिया के शिकार होते हैं। इस लफ्ज़ को अगर ढीले ढाले अंदाज में इस्तेमाल किया जाए तो, सिर्फ लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाए, ना कि इसके जो मिसदाक है बीमारी को। तो मिसोफोनिया क्या है कि एक टीचर आपके सामने बैठे हुए हैं या क्लास में मौजूद हैं या नहीं भी हैं, बाहर हैं, तो आप फौरन शोर करना शुरू कर देते हैं। तो ये नॉइज़ होता है, ये इंसानी माइंड के लिए
यानी जब भी आपको टीचर गुस्सा करते हैं, खुद चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि शोर ना करें, ये फाइट और फ्लाइट रिवार्ड सिस्टम होता है इंसान का। मेरी बात समझ आ रही है? उनकी जगह आप भी हों तो आप भी ऐसा ही करें। इसलिए कि शोर को दुनिया का कोई शख्स भी पसंद नहीं करता, कोई शख्स भी पसंद नहीं करता, स्पेशली व्हेन दे आर डूइंग देयर जॉब। जब अपना फर्ज निभा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो कोई शख्स भी उसको पसंद नहीं करता। तो शोर एक छोटी सी टाइप है पोल्यूशन की। नॉइज पोल्यूशन होता है ना असल में। तो पोल्यूशन तो बहुत तरह का होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट में और बहुत से पोल्यूटेंट शामिल हो जाते हैं। तो ये पोल्यूटेंट ही कहलाता है। ये जो नॉइज है ये पोल्यूटेंट ही है, ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसमें आलूदगी पैदा करता है। आलूदगी की सिंपलेस्ट या आसान तरीन तारीफ या डेफिनेशन यही है कि हर वो चीज़ जो इंसानी ज़िंदगी के बहाव में या उस इंसान के सुकून में डिस्टर्बेंस का इस्तराब का बायस बने, वो है आलूदगी। तो नॉइज़ जो है ये जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा हो रहा है, लोगों की बढ़ोतरी, व्हीकल्स, ट्रैफिक और स्पीकर्स का ज़्यादा इस्तेमाल, इससे भी शोर की आलूदगी जन्म लेती है। जैसे मस्जिद का स्पीकर है, मस्जिद का स्पीकर अजान देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि मस्जिद के अंदर कोई भी बयान हो रहा हो, कोई नात पढ़ी जा रही हो तो उसको दूर तक सुनाने के लिए। इस बात को समझिएगा, इस्लाम में आप ऊंची आवाज में अजान सुनाया करते थे। हम मुसलमान 14 सदियां पहले ऊंची आवाज में अजान सुनाया करते थे। मेरी बात समझ आ रही है? तो असल में मैं ये नहीं कह रहा कि ये शोर होता है, ये आलूदगी होती है, लेकिन असल में मामला ये है कि आप जब कोई बात बता रहे हैं लोगों को, तो आप मुखातबीन को बताते हैं ना। मिसाल के तौर पर आप क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए या 50 बच्चे बैठे हुए, तो मैं अभी आपसे कोई बात कर रहा हूं तो उतने ही वॉल्यूम में करनी चाहिए ना कि आखिरी बच्चे को आवाज़ पहुंच जाए। अगर मैं यहाँ पे स्पीकर का इस्तेमाल शुरू कर दूं ताकि वो आखिरी क्लास तक भी आवाज़ पहुंच जाए, तो ये रिक्वायर्ड है? नहीं है। इसलिए कि आपने असल में आवाज़ किसको सुनानी है? जो मुखातबीन है। तो शहर में और गांव में भी फ़र्क होता है जी। शहर में नॉइज़ या शोर जो होता है वो ज़्यादा होता है और गांव में कम बेश ना होने के बराबर होता है। गांव इसलिए पुरसुकून होता है, वहाँ के लोग भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मैं आपसे इसलिए कहा करता हूँ, अच्छी सेहत होती है गांव के लोगों की, स्पेशली जब इंसान हो ही गाँव का और रह भी गाँव में रहा हो, तो उसकी सेहत भी अच्छी होती है, उसकी इंटेलिजेंस भी अच्छी होती है, उसका जहन भी ज़्यादा हेल्थी होता है शहर के बच्चों के जहन के मुकाबले में। लेकिन ये बदकिस्मती है गांव के बच्चों की, इंतहा दर्जे की बदकिस्मती है कि वो इस सब के बावजूद ना तो आगे बढ़ने का सोचते हैं, ना शहर के बच्चों को सरपास करने का सोचते हैं, उनसे आगे बढ़ने का। अब शहर के बच्चों को मौके ज़्यादा मैसर होते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। कुछ ओ लेवल्स कर लेते हैं, कुछ ए लेवल्स कर लेते हैं, कुछ अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में किसी ना किसी तरह वालिदैन उनको पढ़ाई लेते हैं। हमारे गाँवों के जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं प्राइवेट, इनका वो स्टैंडर्ड बहरहाल नहीं होता जो शहर के स्कूलों का होता है। इसलिए कि शहर के स्कूलों में अच्छे टीचर्स, अच्छे लेक्चरार, अच्छे प्रोफेसर्स लोगों को अवेलेबल होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ से भी लोग आके पढ़ाते हैं वहाँ पे पार्ट टाइम के लिए। लेकिन गांव में वो सिस्टम चूँकि नहीं होता तो अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। फिर स्कूल बहुत दूर होते हैं, लोगों के पास इतने वसाइल भी नहीं होते। शहर में लोग रहते हैं, 2 वक्त का काम कर लेते हैं, 2 जॉब्स कर लेते हैं, सुबह शाम कुछ ना कुछ करके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा, ओ लेवल्स में और फिर मैट्रिक में डिफरेंस होता है ज़मीन आसमान का। एक मैट्रिक का बच्चा जब मैट्रिक करता है तो जिन चीज़ों का उसको पता होता है उससे 50 गुना ज़्यादा मालूमात भी होती हैं और एक्सेल भी करता है ओ लेवल का बच्चा, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के सिस्टम में पढ़ते हैं बच्चे। तो ये मैं क्यों हमेशा कहता रहता हूँ कि जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम हमारे मुल्क में राइज है, इसके साथ हम 200 साल भी तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए कि एजुकेशन सिस्टम अपने आप में फ्लॉड है, अपनी बुनियाद में गलत है। इसमें डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं
मुख्तलिफ निज़ाम बने हुए हैं और उन निज़ामों को भी फिर आपस में जोड़ा नहीं जाता। एक प्राइवेट कल्चर है, एक गवर्नमेंट कल्चर है, एक ओ लेवल कल्चर है, एक मदरसा कल्चर है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ा हाय तालीम से फैज़याब हो रहे हैं, लेकिन असल में कौम यकजहती से नहीं रहती। कौम को ये कौम नहीं, एक भीड़ बनती जा रही है, एक हुजूम बनता जा रहा है। यानी कहने को हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में हमें ना तो मालूमात होती हैं। ये कल एक आपके साइंटिस्ट फोत हुए हैं, जानते हैं? कौन जानता है उनके बारे में? और आपको नाम नहीं आता था उनका? चले इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये कि बेटा आपसे बेटा जी रिक्वेस्ट यही है कि जिस तरह हमारी पहाड़ी ज़ुबान में कहते हैं ना कि शेर को नहीं, इसको हाँ, शेर को, घोड़े को और सांप को अपनी ताकत का अंदाज़ा क़यामत में जाके होगा। आप में से किसी ने ये बात सुनी हुई है? ऐसे ही मरी के बच्चों को अपने जहानत का और अपनी इस्तेदाद का इल्म जाके क़यामत में होगा। मैं सही कह रहा हूँ। मरी के बच्चों को अपनी जहानत का, अपनी इंटेलिजेंस का, जिस माहौल में बैठे हुए हैं, आप लोग दुनिया के सेफेस्ट प्लेस पे बैठे हुए, सेफेस्ट प्लेस पे, दुनिया की मोस्ट मैग्निफिसेंट, ब्यूटीफुल, अलोरिंग एंड बिविचिंग और सहर अंगेज और खूबसूरत तरीन जगह पे बैठे हुए हैं आप लोग। मेरी बात समझ आ रही है? दुनिया की, इस कायनात का मरकज दुनिया है। दुनिया का मरकज एशिया है, याद रखना, कई हवालों से। अभी वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं आपको बताऊं किन हवालों से। एशिया का मरकज पाकिस्तान है, इसकी जियोग्राफी के हवाले से, इसकी एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक पावर होने के हवाले से, इसके इस्लामिक कंट्री होने के हवाले से, इसमें वेदर्स और एनवायरनमेंट के हवाले से। और पाकिस्तान का मरकज क्या है? इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद का मरकज मरी। समझ आ रही है? लेकिन मरी के लोग क्या करते हैं जी? सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं, और वो काम आपको सामने नजर आ रहा है। समझ गए ना मेरी बात? अल्लाह हाफिज।